जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024 पर, जिसमें मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास का पेपर 2 है। पेपर 2 है तो पेपर का नाम जानना अनिवार्य है, क्योंकि पेपर 2 में आपके 3 पेपर हैं। ठीक है, पेपर 2 में आपके 3 पेपर हैं। और जो आपने फिफ्थ सेमेस्टर में, ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर में आप जो मेडिवल हिस्ट्री में सेकेंड पेपर में जो आप दिए थे फिफ्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम, उसी का पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो सिक्स सेमेस्टर में भी ध्यान रखिएगा, पेपर 2 में आपको 3 पेपर होंगे आपके सेकेंड पेपर में। ठीक है, फर्स्ट पेपर में तो अनिवार्य है आपका, जो पेपर 1 है अनिवार्य है, और पेपर 2 में आपके 3 पेपर होंगे। तो आपने जिस भी पेपर का एग्ज़ाम दिया था फिफ्थ सेमेस्टर में, उसी का एग्ज़ाम आपको सिक्स सेमेस्टर में देना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पेपर 2 है, पेपर 2 का नाम क्या है? हिस्ट्री एंड इट्स प्रोफेशनल यूटिलिटी। ठीक है, इतिहास और इसकी व्यावसायिक उपयोगिता, ये आपका मध्यकालीन इतिहास के पेपर का नाम है, सेकेंड पेपर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, ये क्लास 1 है, अभी ये क्लास 1 है साथियों। क्लास 1 से आने वाले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर वो भी नोट्स के साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए जिनका सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, और जिनका ऑब्जेक्टिव है वो मोस्टली इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये क्लास 1 है, और जो मध्यकालीन इतिहास में पेपर 1 है उसका भी मैंने क्लास करा दिया है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे वहाँ पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्लेलिस्ट मिलेंगे, तो आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्लास को अटेंड करने के बाद इन सभी जो भी क्लास कराए गए हैं सभी को अटेंड कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार क्लास है, एक बार देख करके बताइएगा कैसा है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या पूछा है। पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा साथियों, उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित से कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में कहाँ स्थित है भैया? मथुरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या वाराणसी में? भारत कला भवन आपका वाराणसी में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। देखिए की पॉइंट्स मिस मत करिएगा, क्योंकि की पॉइंट से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में भी की पॉइंट्स मैंने पढ़ाए थे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में भारत कला भवन स्थित है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है, बताइए। वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में भारत कला भवन स्थित है। यह एक कला और पुरातात्विक संग्रहालय है। ठीक है, भारत कला भवन का केंद्र जनवरी 1920 में विकसित हुआ था। यह एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा वाराणसी में। कहाँ पर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में है भारत कला भवन। ठीक है, यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1950 से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्न में से कहाँ स्थित है? बताइए, इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा या वाराणसी में? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? रानी महल संग्रहालय सारनाथ, झांसी, बरेली या मथुरा में? तो झांसी में स्थित है भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 4 है, मथुरा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? मथुरा संग्रहालय की स्थापना 1874 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अच्छा, ध्यान रखेंगे किसने की थी, ये भी जरूरी है, ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। मथुरा संग्रहालय की स्थापना साल 1874 में हुई थी। इसकी स्थापना मथुरा के तत्कालीन जिलाधिकारी सर एफ.एस. ग्रोसे ने की थी। शुरुआत में इसका नाम करजन पुरातत्व संग्रहालय था, बाद में इसका नाम बदलकर मथुरा पुरातत्व संग्रहालय हुआ। अब इसे शासकीय संग्रहालय मथुरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, जानकारी अच्छी लग रही होगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस क्लास को इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इस पर क्लिक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, चलिए, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो यार, सपोर्ट करो मुझे भी। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है भैया। ठीक है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है।
चलिए, अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या भैया। प्रश्न नंबर 6 आपका है इसमें, आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? आदिवासी संग्रहालय पातालकोट में स्थित है। कहाँ स्थित है? पातालकोट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 7 क्या है? पद्मावत की रचना हुई, बताइए पद्मावत की रचना किस सन में हुई? 1541, 1540, 1538 या 1545 में? तो पद्मावत की जो रचना हुई वह 1540 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। की पॉइंट्स क्या है भैया? मलिक मोहम्मद जायसी ने साल 1540 में पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी। यह महाकाव्य अवधी की हिंदुस्तानी भाषा में लिखा गया। ठीक है, अवधी भाषा में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। किसने लिखा था पद्मावत? मलिक मोहम्मद जायसी ने। कब लिखा था? 1540 में। अच्छा, जायसी ने इसे फारसी नास्तालिक लिपि में लिखा था। पद्मावत को हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 8 है इसमें पूछा दोस्तों, मध्य प्रदेश में संचनालय, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। अच्छा, की पॉइंट्स ध्यान से पढ़िएगा। संचनालय की स्थापना वर्ष 1956 में हुई तथा वर्ष 1994 में राजकीय अभिलेखागार का इसमें विलय हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंट को। 9वां प्रश्न देखेंगे आपका क्या है? भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोसीस्मल कहलाती है भैया। ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए प्रश्न क्या है। भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोसीस्मल कहते हैं। ठीक है, 9वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। की पॉइंट्स बहुत ही शानदार है, देखिएगा। भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा, ठीक है, आइसोसीस्मल लाइन कहते हैं। यह रेखा भूकंप के केंद्र से समान दूरी पर स्थित भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को जोड़ती है। याद रखिएगा, आइसोसीस्मल लाइन नहीं लिख करके देता है ऑप्शन में, तो समभूकंपीय रेखा लिख करके देता है। तो मैंने दोनों आपको पढ़ा दिया, उम्मीद है अब आपका उत्तर गलत नहीं होगा। अगला क्या है पॉइंट? भूकंप की उत्पत्ति का केंद्र 250 से लेकर के 700 किलोमीटर की गहराई पर होता है तो उसे पातालीय भूकंप कहते हैं। ठीक है, यदि जो भूकंप का केंद्र होता है साथियों वह 250 से 700 किलोमीटर धरती के अंदर जब होता है तो उसे पातालीय भूकंप कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा है साथियों? बहुत ही शानदार प्रश्न है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? हीमोसिस्मल कहलाती है भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अच्छा, की पॉइंट्स देखिएगा, बहुत ही शानदार की पॉइंट्स है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को हीमोसिस्मल लाइन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही शानदार दोनों प्रश्न हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है? अराल सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? अराल सागर साथियों उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। की पॉइंट्स क्या है? अरल, देखिए क्या है, टाइपिंग में गलती हो गई है, अरल सागर है। ठीक है, अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। यह कभी मध्य एशिया की खारे पानी की एक बड़ी झील थी। अरल सागर अंतर्देशीय जल का विश्व का चौथा सबसे बड़ा भंडार था। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में वह सूख गया है, मात्र 10% बचा है 100% में से उस झील का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 है आपका, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है? बताइए। तो सेंट एलियास पर्वतमाला जो है यह आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है। बाकी सियरा नेवादा, रॉकी पर्वत और एपलाचियन पर्वत ये तीनों कहाँ हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, चलिए की पॉइंट्स में भी आपके वही हैं। अमेरिका में 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, रॉकी पर्वत, सियरा नेवादा, ठीक है, एपलाचियन पर्वत। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण अमेरिका के मकर रेखा पर नहीं है?
तो बोलीविया जो है देश, ये बोलीविया जो देश है साथियों, यह दक्षिण अमेरिका के मकर रेखा पर नहीं है। बाकी अर्जेंटीना, पैराग्वे, ठीक है, और चिली, ये क्या है, दक्षिण अमेरिका के मकर रेखा पर है। अच्छा, की पॉइंट्स बहुत ही शानदार है, देखिएगा आपको मजा आ जाएगा। दक्षिण अमेरिका के देश बोलीविया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। वहीं ब्राज़ील दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है ऐसा कौन सा देश है जहां से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, तो ब्राज़ील। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें याद रखिएगा साथियों, मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से होकर गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। मकर रेखा 3 महाद्वीपों में फैले हुए कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। ये देश है साथियों कौन कौन से, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच पोलिनेशिया, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश भूमध्य सागर के तरफ नहीं खुलता है? इटली, हंगरी, स्लोवेनिया या फिर अल्बानिया। तो हंगरी जो है साथियों, यह भूमध्य सागर की तरफ नहीं खुलता है। ठीक है, बाकी इटली, स्लोवेनिया और अल्बानिया ये भूमध्य सागर की तरफ खुलते हैं। ठीक है, ये सभी यूरोपीय देश हैं। अच्छा, की पॉइंट्स बहुत ही शानदार है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, याद रखिएगा। भूमध्य सागर अंतर महाद्वीपीय सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। इसकी पॉइंट को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और याद रखिएगा, या आपके हमेशा काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, भूमध्य सागर की सीमा वाले देश कौन कौन से हैं भैया? अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीसिया और तुर्की है। ये सभी क्या है? भूमध्य सागर की सीमा वाले देश हैं। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा साथियों, मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई? 1928 में, 1931 में, 1930 में या 1940 में? तो मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। अच्छा, किसने करी थी, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन MALA की स्थापना 31 जनवरी 1928 को हुई थी। इसकी स्थापना डॉक्टर SR रंगनाथन और KV कृष्णास्वामी अय्यर ने की थी। आपके एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा, 1928 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 31 जनवरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसने करा था भैया? तो SR रंगनाथन और KV कृष्णास्वामी अय्यर। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, बंगाल पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई? 1925, 1928 या 1930 में या 1932? तो बंगाल पुस्तकालय संघ की जो स्थापना हुई थी 1925 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। किसने करी थी, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। बंगाल पुस्तकालय संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। उस समय इसका नाम अखिल बंगाल पुस्तकालय संघ था। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी शुरुआत की थी और श्री सुशील कुमार घोष इसके पहले सचिव थे। 1933 में अखिल बंगाल पुस्तकालय संघ का नाम बदलकर बंगाली में बंगीय ग्रंथागार परिषद और अंग्रेजी में बंगाल पुस्तकालय संघ कर दिया गया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 क्या भैया, दिल्ली पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई? तो 10 मार्च 1939 को दिल्ली पुस्तकालय संघ की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 18 क्या है, आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई? तो 10 अप्रैल 1914 को आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ की स्थापना हुई थी। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ की स्थापना 10 अप्रैल 1914 को हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना राज्य पुस्तकालय संघ है। इसका मुख्यालय कहाँ है भैया? विजयवाड़ा में। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में कब स्थापित हुआ? तो मई 1972 में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न क्या है, 20 नंबर प्रश्न है आपका, पुस्तकालय शिक्षा के लिए पहली बार संस्थान की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए। तो मेलविन डेवी को दिया जाता है। ठीक है,
पुस्तकालय शिक्षा के लिए पहली बार संस्थान की स्थापना का श्रेय मेलविल डेवी को दिया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेलविल डेवी एक लाइब्रेरियन थे। मेलविल डेवी का पूरा नाम मेलविले लुई कोसत डेवी था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। इसमें मैं थोड़ा चेंज करूंगा, आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा है, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पश्चिम बंगाल, मद्रास, केरल या कर्नाटक? तो साथियों मद्रास था। ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य मद्रास था। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है आपका, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना 1933 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। की पॉइंट्स क्या है, बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। भारतीय पुस्तकालय संघ ILA की स्थापना 13 सितंबर 1933 को कलकत्ता अब कोलकाता में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के अवसर पर की गई थी। अगला प्रश्न क्या है भैया, 23 नंबर प्रश्न है, ISBN के लिए राजा राम मोहन राय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कहाँ किस राज्य में स्थित है भैया? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या कलकत्ता में? तो यह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ISBN के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। 24 नंबर प्रश्न क्या है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम राष्ट्र पुस्तकालय प्राधिकरण और पाठक के दायित्व से संबंधित है? तो दूसरा नियम भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 25 बहुत ही मस्त प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न आएगा एग्जाम में। रंगनाथन के पहले नियम का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए, रंगनाथन के पहले नियम का श्रेय किसे जाता है? बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो एडवर्ड बी रास को जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में पहचाने जाने वाले डॉक्टर सियाली रामामृत रंगनाथन एक बहुमुखी व्यक्ति थे, जिन्हें एक आविष्कारक, शिक्षक, दार्शनिक और गणितज्ञ के रूप में उन्हें योगदान के लिए जाना जाता था। अगला प्रश्न क्या है भैया, 26 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर भैया उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अच्छा, किस नदी के किनारे आपको पूछता है? उज्जैन मंदिर। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे? अभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। भारत के मध्य प्रदेश और भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में महाकालेश्वर मंदिर है। यह हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह मंदिर पवित्र शिप्रा नदी के किनारे बसा है। यह मंदिर भारत के सबसे पुराने ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो शिप्रा नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके ग्रेजुएशन में भी काम आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछता है। 27वां प्रश्न भैया, यमुनोत्री मंदिर कहाँ स्थित है? यमुनोत्री मंदिर भैया कहाँ स्थित है? बताइए। तो उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, यमुनोत्री मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। चलिए, अच्छा, किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुनोत्री मंदिर यमुना नदी के किनारे बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित है यमुनोत्री मंदिर। 28 नंबर प्रश्न क्या है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह प्रश्न आएगा जरूर, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अच्छा, किस नदी के किनारे बसा है? ये भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बना है। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, याद रखिएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है भैया? तो गंगा नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न क्या है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश पुलिस में भी जो आपका एग्जाम हुआ है हाल ही में, उसमें भी यह प्रश्न पूछा था। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यह मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अच्छा, किस नदी के किनारे स्थित है? यह भी ध्यान रखिएगा। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरै शहर में है। यह मंदिर वैगई नदी के दक्षिणी तट पर बना है।
यह मंदिर हिंदू देवी मीनाक्षी को समर्पित है। इसे पांड्या शासकों ने बनवाया था, ठीक है, जो पांड्य शासक थे महाभारत काल के, उन्होंने बनवाया था। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न तो बहुत ही शानदार है। केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, आप सभी लोग जानते होंगे भैया केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। देखिए उत्तराखंड में स्थित है सभी लोग जानते हैं, लेकिन रुद्र उत्तराखंड के कहाँ पर स्थित है ये नहीं जानते हैं, तो याद रखिएगा रुद्रप्रयाग में, ठीक है। चलिए, रुद्रप्रयाग में किस नदी के किनारे भैया? तो केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, ठीक है। यह मंदिर हिमालय पर्वत की गोद में बना है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धामों, ठीक है, 4 धामों और पंच केदारों में से एक है, ठीक है। यह मंदिर समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर के पास से ही मंदाकिनी नदी बहती है। केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी। चलिए, 31 नंबर प्रश्न क्या है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर बताइए। तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे राजराजेश्वरम या पेरुवुटयार कोविल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह मंदिर चोल शासकों की महान कला का केंद्र रहा। यह मंदिर कावेरी नदी के तट पर बना है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा भैया बृहदेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे पर बना है? तो कावेरी नदी के। चलिए, 32 नंबर प्रश्न क्या है? यह भी शानदार प्रश्न है, पूछता है हमेशा दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में बना है, ठीक है। यह मंदिर आरासूरी पहाड़ी के सफ़ेद संगमरमर से बना है और माउंट आबू से 23 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर जैन मंदिर वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। प्रश्न नंबर 33 क्या है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर आप सभी लोग जानते हैं अमृतसर पंजाब में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। की पॉइंट्स क्या है? स्वर्ण मंदिर भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में है। इसे हरि मंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र मंदिर है। दुनिया भर के सिखों के लिए यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्रश्न नंबर 34 क्या है? वन संरक्षण अधिनियम कब बना? वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 34 का। की पॉइंट्स क्या है? भारत की संसद ने 25 अक्टूबर 1980 को वन संरक्षण अधिनियम लागू किया था। इस अधिनियम के मुताबिक किसी भी वन भूमि का गैर वानिकी इस्तेमाल तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि भारत सरकार ने या फिर भारत सरकार से इसकी अनुमति न मिल जाए, ठीक है, या फिर भारत सरकार इसकी अनुमति ना दे दे तब तक आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 क्या है भैया? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में बना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ये भी ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पारित किया गया था। यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था, ठीक है। इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 36 है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? बताइए। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो बना था 1974 में बना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ध्यान रखिएगा, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में बनाया गया था। यह अधिनियम जल प्रदूषण को नियंत्रित करने, रोकथाम करने और देश में पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बनाया गया था। साल 1988 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था, ये भी याद रखेंगे भैया। प्रश्न नंबर 37 क्या है? गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई? गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है 2006 से प्रारंभ की गई भैया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 37 का।
अच्छा, कब, इसमें भी की पॉइंट से ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने गिद्धों की आबादी बढ़ाने के लिए 2006 में प्रोजेक्ट वल्चर लॉन्च किया था। 2001 में एशिया में पहली गिद्ध प्रजनन सुविधा जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र जेसीबीसी की स्थापना की गई थी। यह केंद्र हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर शहर में वीर शिकारगाह वन्यजीव के भीतर स्थित है। ठीक है, ये जो की पॉइंट्स है साथियों बहुत ही शानदार है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके इससे कई सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 38 क्या है, गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? 1987 में, 1989, 1980 या 1990 में? बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। गैंडा संरक्षण परियोजना 1987 में, ठीक है, 1987 में गैंडा संरक्षण परियोजना शुरू हुई। ये भी याद रखेंगे साथियों। भारत में गैंडा संरक्षण परियोजना साल 1987 में शुरू हुई थी। भारत में गैंडे के संरक्षण के लिए साल 2005 में प्रोजेक्ट राइनो लॉन्च किया गया था। इसका मकसद था साथियों एक सींग वाले गैंडे की सुरक्षा करना। चलिए प्रश्न नंबर 39 क्या भैया, किसे ज्योतिष गणित का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है? तो आर्यभट्ट को ज्योतिष गणित का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 40 क्या है भैया, आर्यभट्टयी ज्योतिष ग्रंथ के कितने खंड है? 4 खंड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। ठीक है, आर्यभट्टीय, ठीक है, आर्यभट्टीय ज्योतिष ग्रंथ के 4 खंड है। अच्छा, कौन कौन से खंड है ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। आर्यभट्टयी में 4 खंड है। कौन कौन से? पहला खंड है आपका गीतिका पाद, ठीक है, इसमें 13 श्लोक हैं। दूसरा है आपका काल क्रियापाद, इसमें 25 छंद हैं। उसके बाद है तीसरा आपका गोलापाद, ठीक है, इसमें 50 छंद है। उसके बाद है आपका 10 गीतिका पाद, इसमें 13 श्लोक है। ये आर्यभट्टयी के 4 खंड है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही शानदार क्लास थी ये दोस्तों। उम्मीद है आपको यह क्लास अच्छा लगा। जो मैंने आपको जिम्मेदारी दी है इस क्लास को शेयर करने की, उसे शेयर जरूर करेंगे साथियों। ठीक है, क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।